नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर 6 जून को शुरू करते हैं और आपको ये सूचित कर दें कि मई माह के करंट अफेयर की कंप्लीट ई बुक चैनल पर आ चुकी है, जिसमें हमने 1 मई से लेकर 31 मई तक जितना भी करंट अफेयर पढ़ा है सभी प्रश्नों को पूरी डिटेलिंग के साथ आपको उपलब्ध करवाया गया है। एक बेहद शानदार ई बुक, चाहे तो आप इसकी PDF ले सकते हैं और चाहे तो PDF लेने के बाद इसको हार्ड में बदल सकते हैं, यानी कि उसका प्रिंट आउट भी आप करवा सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो कोई भी अन्य चैनल या फिर कोई भी अन्य पत्रिका आपको देखने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ते हैं तो बस आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इसमें जो पेजेस हैं वो 175 हैं और संपूर्ण मासिक करंट अफेयर है ये। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप इसे ज्वाइन कर लें। बहुत सारी उपयोगी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर शेयर की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और क्विज नंबर 5 को करेंगे आंसर, जो कि हमने कल के वीडियो में पूछा था आपसे। प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPPSC अक्सर 1 साल 2 साल पुराने जो करंट अफेयर होते हैं वो भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा 2020 की जो थीम थी वो है जैव विविधता। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। और ये भी याद रखना कि 2021 की जो थीम लगाई गई है वो क्या है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हालांकि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे अपने आगे के प्रश्नों में, तो थोड़ा सा इसको यहीं पर विराम देते हैं। और अब बारी है स्टैटिक जीके के प्रश्नों की। ये वो प्रश्न होते हैं जो कि अभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपकी परीक्षा के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न होगा कि रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। तो सही जवाब इसका होगा पॉलीसाइथेमिया। तो याद रखिएगा इसको, पॉलीसाइथेमिया नामक कंडीशन बनती है RBC के बढ़ने के बाद। अगला क्वेश्चन होगा प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 नदी कौन सी है, और इसका सही आंसर है कावेरी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और नियोजन प्रणाली की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, जिसका सही आंसर होगा सोवियत संघ, जो कि अब रसिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक के द्वारा निर्मित कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण राजस्थान के अजमेर में 1192 में कराया था। अब बात यहाँ पर हो रही है 1192, तो आपको याद होगा 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ था, पृथ्वीराज जिसमें हार गया था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था, और इसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, कई बार पूछा जाता है यह प्रश्न, और इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा की जो वर्तमान स्थिति है वो गुजरात में आपको मिलेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्यावधि ऋण कितने समय की अवधि के लिए दिया जाता है। अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही शानदार प्रश्न, और इसका सही जवाब होगा 1 से 3 वर्ष के लिए जो ऋण दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा उसे मध्यावधि ऋण कहते हैं। लघु अवधि ऋण जो होते हैं वो 1 वर्ष या इससे कम समय के लिए दिए जाते हैं, जबकि दीर्घ अवधि के जो ऋण होते हैं बैंकों के द्वारा 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिए जाते हैं। लोकसभा को कौन स्थगित कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही जवाब इसका होगा सोहन सिंह भाकना। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। और 10वां प्रश्न होगा सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सही आंसर इसका होगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में यह स्थित है। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के प्रश्न। और पहला क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। यह क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना ये हैं डेविड डियोप। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। इन्होंने एक किताब लिखी है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये किताब है जिसके लिए डेविड डियोप को 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को वर्ष 2021 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये भी याद रखना कि ये फ्रांस के पहले लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, फर्स्ट राइटर। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। और यह पहली बार है कि पुरस्कार वितरण समारोह लंदन से बाहर वर्चुअली किया गया है। और पुरस्कार में क्या मिलता है, 50,000 पाउंड की राशि, जिसको वो अनुवादक अन्ना मोस्कोवासिस, क्या नाम है, अन्ना मोस्कोवाकिस, ये हैं, इनके साथ वो शेयर करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में किया गया हो। यहाँ तब है कि वर्ष 2020 का यह पुरस्कार नीदरलैंड्स की लेखिका मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को प्रदान किया गया था। तो ये भी याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। और अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो याद रखना होगा आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी जो थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। 2020 की जो थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले 2019 में जो थीम थी वो थी एयर पोल्यूशन। और 2018 की थीम क्या थी, ये थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये हैं चारों ऑप्शन क्रम से, इसको आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। इस सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की नींव भी पड़ी थी। तो सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में दिवंगत किस राष्ट्र के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया, ये बहुत ही दुख की बात है। ये जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। तो 3 जून 2021 को मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया और इनके सम्मान में भारत में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ अक्टूबर 2003 से मार्च 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे। इसके पहले वे जून 1982 से दिसंबर 1995 तक, फिर सितंबर 2000 से अक्टूबर 2003 तक और दिसंबर 2014 से जनवरी 2017 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। भारतीय मूल के श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण और भारतीय प्रवासी सम्मान से भी अलंकृत किया हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक से विकसित कोविड-19 वैक्सीन को किस वर्ष तक के बच्चों पर इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो अभी भारत में बच्चों पर इस्तेमाल की अनुमति किसी भी वैक्सीन की नहीं है, लेकिन ब्रिटेन ने इसे 12 से 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उस पर मतलब कि उनको जो है टीका देने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, 12 से 15 वर्ष। ब्रिटेन के औषधि नियामक ने 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए फाइजर और बायोएनटेक से विकसित कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। इससे पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इसकी स्वीकृति दे चुके हैं। ब्रिटेन के औषधि और स्वास्थ्य देखभाल नियामक एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूने रैने ने बताया है कि एजेंसी ने 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों में वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण की बारीकी से समीक्षा की है। नियामक एजेंसी ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को इस आयु वर्ग के लिए पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी पाया है। अब ब्रिटेन की टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता संवर्धन संयुक्त समिति JCVI इस बारे में आगे फैसला लेगी। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में कोरोना के कारण सिंगापुर ग्रां प्रिक्स को रद्द कर दिया गया, तो इसका अगला आयोजन कहां पर हो सकता है। देखिए अभी ये डिसाइड नहीं है। पक्की खबर यहाँ पर क्या है, वो ये है कि कोरोना के कारण सिंगापुर ग्रां प्रिक्स को रद्द कर दिया गया है। इसका अगला आयोजन तुर्की में हो सकता है। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर ग्रां प्रिक्स को रद्द कर दिया गया है और इसका जो आयोजन है वो संभवतः तुर्की में होगा। जब डिसाइड हो जाएगा तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस BK नारायण जी को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष
या 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तक के लिए की गई है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। हाल ही में संपन्न मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। हालांकि यह द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी, ये 2-2 महीने पे हो रही है और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इसमें 2021-2022 यानी कि वर्तमान जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कितनी हो सकती है, 9.5% अनुमान लगाया गया है। पहले ये अनुमान 10.5% का था, लेकिन वर्तमान में जो लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से जो आर्थिक हानि हो रही है उसकी वजह से इसे घटाकर 9.5% कर दिया गया है। और ये भी याद रखना कि छठवीं बार रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो रेपो रेट यहाँ पर 4% पर बरकरार रखा गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। मॉरिजिनल स्टैंड फैसिलिटी रेट को 4.25% पर और बैंक रेट को 4.25% पर रखा गया है। और ये भी याद रखना कि इसकी वजह से यानी कि यहाँ पर जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उपभोक्ताओं के कर्ज में ब्याज दरों में कोई भी बदलाव अब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम जिसको सीडीपी कहते हैं का हाल ही में वर्चुअल उद्घाटन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम सीडीपी को शुरू किया है। बागवानी कृषि यानी कि हॉर्टिकल्चर सामान्यतः फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। इस कार्यक्रम से लगभग 10 लाख किसानों को मदद मिलेगी और सभी 53 क्लस्टरों का कार्यान्वयन होने पर इसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इन्वेस्टमेंट भी आकर्षित होने की अपेक्षा की गई है। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लंबा है तो आपका दिमाग इसे स्किप कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं सूचित कर दूँ कि मई माह के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं 1 मई से लेकर पूरे जो है 31 मई तक, उनकी थीम के साथ मैंने एक अच्छे से आपके लिए पीडीएफ बना दी है और उसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इसको आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स एंड ऑफ एग्रेशन ये अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया? 4 जून को। तो 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ितों और बच्चों की याद में प्रतिवर्ष 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाने का फैसला किया था। इसके बाद इसे प्रतिवर्ष 4 जून को मनाया जाता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों जैसा कि कहा गया है कि जो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए ही बनते हैं, तो यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट जो है सेट करना होता है, फिर टारगेट तक पहुँचना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो टारगेट था वो कुल कितना था, इसके पहले जो टारगेट था आपको बता दें कि 131 रन का टारगेट था और यहाँ पर 136 रन बनाए गए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सौरभ गांगुली का जो 25 साल पुराना रिकॉर्ड है वो 131 रन का था, जिसे वर्तमान में डेवोन कानवे ने 136 रन बना के तोड़ दिया है। तो जैसे ही आप टारगेट सेट कर लेते हैं मंजिल प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले उठिए सुबह तो अपना एक लक्ष्य जरूर बनाइए। तो डेविड कानवे ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में पहले टेस्ट मैच में 136 रन बनाकर गांगुली का 131 रन का रिकॉर्ड तोड़ा है। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान लंदन के सेंट जोन्स वुड में है। यह मैदान आमतौर पर होम ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान 18वीं शताब्दी में थॉमस लॉर्ड द्वारा बनाया गया था। इसी मैदान पर पहला जो टेस्ट मैच हुआ था वर्ष 1884 में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था और इसको नाम दिया गया था INS संध्यक।
तो इसने लगातार 40 वर्ष सेवा दी। इसके बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। अभी हाल ही में मई के महीने में आपको याद होगा कि 21 मई को INS राजपूत, जिसे विध्वंसक पोत कहा जाता था, इसको भी सेवा मुक्त कर दिया गया। INS राजपूत ने 41 वर्ष तक सेवा दी थी और इसे हमने USSR यानी कि वर्तमान रसिया से इसे प्राप्त किया था। तो भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो जाएगा। INS संध्यक का सेवा मुक्ति समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा और यह एक कम महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जिसमें केवल इन स्टेशन अधिकारी और नाविक ही शामिल होंगे जो कोविड-19 प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालन करते हैं। जहाज ने अपनी कमीशन सेवा के दौरान देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों, अंडमान समुद्रों के साथ पड़ोसी देशों में लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण किए हैं। तो INS संध्यक के बारे में आपको बता दें कि सर्वेक्षण मिशन के अलावा पोत ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना, ऑपरेशन रेनबो 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा था। और जहाज को 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए हरि कृष्ण द्विवेदी और ये स्थान लेंगे अल्पन बंदोपाध्याय का। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री कौन है? आप जानते हैं ये हैं ममता बनर्जी जी। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 से 2030 नामक रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और FAO के द्वारा। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक क्षरण और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार स्थलीय वैश्विक बहाली रेस्टोरेशन के लिए लागत 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। मतलब कि अगर 2030 तक हमें दुनिया को वास्तविक रूप में वापस लाना है, पहले जैसे बनाना है, तो हमें प्रतिवर्ष जो है 200 बिलियन USD खर्च करना होगा। और याद रखिएगा कि इस प्रक्रिया में अगर कोई $1 इन्वेस्ट करता है तो उसे 30 गुना यानी कि $30 तक का फायदा मिल सकता है। हाल ही में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता हुई है, तो आपको बताना है कि कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता कहां पर शुरू हुई है। तो दोस्तों जैसा कि गुजरात का नाम आ रहा है, तो गुजरात में एक प्रतियोगिता ऐसी हुई थी, हमारा गांव कोरोना मुक्त गांव। तो कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता ये शुरू हुई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 50 लाख का होगा, दूसरा 25 लाख का और तीसरा होगा 15 लाख का। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये बन गई है ऑप्शन सी विप्रो। ठीक है, ऑप्शन सी। तो TCS और इन्फोसिस ने पहले ही 3 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। अब तीसरी कंपनी बन गई विप्रो। विप्रो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945। मुख्यालय इसका मिलेगा आपको बेंगलुरु में। चेयरमैन है इसके रिशद प्रेम जी। ठीक है, अब बारी है क्विज नंबर 6 की। तो आज का प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कि 18 मई 2021 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन राज्य पहले स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने हमारा जो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं करंट अफेयर के उसको वॉच किया है तो आसानी से इसका उत्तर आप दे पाएंगे। और अगर आपने PDF परचेज करी है तो उसमें भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मई माह की जो PDF है उसमें इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल इसका आंसर आप लोग बताइएगा और इस पर हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। और अब आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपने करंट अफेयर मई 2021 इसके पहले के महीने यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो दिसंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक की प्रत्येक महीने की जो PDF ई-बुक है वो चैनल पर उपलब्ध है। परचेज करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।